12वीं क्लास से ज्योग्राफी विषय के सबसे महत्वपूर्ण ये नोट्स है। देखो बहुत ज्यादा मेहनत लगा ये नोट्स को बनाने में। सबसे पहले परिचय लिखा है, इसके बाद देखोगे तो ये आपका प्रश्न है, प्रश्न उत्तर इसी में है, ये भी प्रश्न है। इसके बाद देखोगे तो ये जनसंख्या घनत्व के हेडिंग है, हेडिंग के साथ साथ देखोगे ना इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है, जो सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार होगा। देख रहे हो लड़कियां है, ये लिंग अनुपात के लिए है लड़कियां। लिंग अनुपात में देखो विश्व में सबसे ज्यादा कौन फार्मूला लागू होता है, हमारे देश में कौन फार्मूला लागू होता है, यहाँ लिखा हुआ है। कल कभी भी पूछ लेता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश में है, किस में नहीं है, लिंग अनुपात कामना राज्य में है, कामना में कम है। ये सब ऑब्जेक्टिव तौर पर लिख दिया, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये नोट्स में हम अभी बताते हैं लास्ट वाले वीडियो में, बीच वीडियो को लास्ट में बता देंगे कहाँ से आप नोट्स ये पाओगे। ठीक है, देखो सब के सब 5 नंबरिया 2 नंबरिया सब हम लिख डाले हैं। ठीक है, देखो जनसंख्या परिवर्तन के घटा की सबसे ज्यादा को बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी याद रखना। कौन कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, प्रवासी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और देखेगा तो क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा बार पूछा प्रवास होने के कारण क्या होता है, ये आपको आंसर में लिख ही दिया गया है। ये देखो ये भी 2 नंबर में 5 नंबर में आ जाता है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष में क्या अंतर होता है। और हम बता दें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अभी तक 3 बार क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा चुका है, तो ये इसका आंसर यहाँ तक है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन क्या है, इसके बाद से आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू से बात करते हैं। इसी वीडियो में आपको हम 1 शॉर्ट वीडियो में 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब क्वेश्चन बताने वाले हैं। ओके, तो लग जाइए। अगर आप 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय पढ़ना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप अपना कंसेप्ट पूरी तरह से आप बाबू क्लियर कर लो। चलो देखो, अगर पहला पार्ट नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बताते हैं कहाँ पीडीएफ मिलेगा, कहाँ करोगे, कैसे ना करोगे, आसानी से पालोगे, वो भी बिना पैसा दिए एकदम फ्री से पा सकते हो। देखो पहला है विश्व में जनसंख्या वितरण हेडिंग पढ़ना होगा, उसके बाद जनसंख्या घनत्व पढ़ना होगा, लिंग अनुपात पढ़ना होगा, जनगणना पढ़ना होगा, परिवार नियोजन पढ़ना होगा। एक बात बता दें आपको, 5वां नंबर है कि विश्व में भारत में, देखो दोनों में से कौन पूछेगा ना तो आंसर सेम होगा। जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन होते हैं, प्रवास क्या होता है, प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, प्रवास होने के कारण क्या है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर होता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है 5 नंबर में। देखो इन हेडिंग में से 12 में से 3 गो हेडिंग 5 नंबरिया है, 9 गो हेडिंग 2 नंबरिया है। तो पहले हम 2 नंबरिया खत्म करते हैं, और 5 नंबरिया है, 11 नंबर 5 नंबरिया है, और 5 नंबर 5 नंबरिया है, 1 नंबर 5 नंबरिया है। तो ये 3 गो हेडिंग हम बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो क्लास में। पहले हम 2 नंबरिया देखो, ये 5 नंबरिया है, इसे हम छोड़ते हैं बाद में पढ़ाएंगे। पहले 2 नंबरिया देखते हैं। देखो यहाँ से जनसंख्या घनत्व, ये हमारा 2 नंबरिया है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझो पाठ के नाम जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि है, तो जनसंख्या होता क्या है, जनसंख्या होता क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या जनसंख्या होता है। तो जनसंख्या क्या होता है, अब यहाँ गाय भैंस बोका बकरी की जनसंख्या नहीं हमें गिनना है, जनगणना में केवल हम मनुष्य की जनगणना करते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जितना लोग होते हैं उसी को तो जनसंख्या बोलते हैं। ये जनसंख्या केवल हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ना है हमें, बोका बकरी को हई अंट संठ लुआठी वाठी नहीं देखना है, और भैंस कहाँ बा गधा कहाँ बा, ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल हम मनुष्य की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में, देखो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना लोगों की संख्या पाई जाती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या समझा, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर से, ठीक है, एक गुणा कर दो तो इतना क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोगों की संख्या पाई जाती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे देखो, और देखो मान लो है 1 किलोमीटर है, मान लो, तो देख रहे हो कितना मतलब गचर गचर खचर खचर लोग भरे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। तो 1 किलोमीटर के हिसाब से ही, किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा जनसंख्या होगा ना, ज्यादा जनसंख्या उसी की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ देखो यहाँ दूर दूर पर लोग ना है, ये भी तो 1 किलोमीटर होगा, मान लो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ देखो दूर दूर पर है, यहाँ लोग बहुत ज्यादा, लोगों के बीच की दूरी कम है, इसका मतलब जनसंख्या घनत्व ही कम है। यहाँ देखो एगो तोरी के दाना रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। तो ये समझ में आया कि जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में जितना लोग पाया जाता है उसे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक ना। तो जनसंख्या आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो आपसे पूछेगा
जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस देश में है? तो बताओगे लाटवी, ज्यादा बताओगे मोनाको में। कहाँ बताओगे? मोनाको। मोनाको में इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मोनाको है। और सबसे कम पूछा जाए तो क्या बताओगे? फाकलैंड बताओगे। फाकलैंड या फिर ग्रीनलैंड, ये दोनों के दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, फाकलैंड या ग्रीनलैंड। देखो इसको हम डिटेल में यहाँ लिख दिए हैं। देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश की कुल क्षेत्रफल। जैसे भारत की जनसंख्या घनत्व हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? भारत के पूरा जनसंख्या ऊपर लिख देंगे। जैसे 144 करोड़ है आज वर्तमान में, 144 करोड़ हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जीरो बढ़ाकर पूरा 144 करोड़। और नीचे भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख कुछ सौ, 32 लाख कुछ सौ है। तो भाग देंगे ना तो 382 आता है। कितना आता है? 382। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 382। मतलब भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग पाए जाते हैं। ओके, उसी प्रकार देखो ऐसा लिख लेना है। जब ये नोट्स बनाओ, कॉपी कलम उठाओ बाबू, और सब पूरा लिख दो, क्योंकि सब लिखने में ना बहुत टाइम मुझे लगा, बहुत ज्यादा। इसलिए आप इस मेहनत को कदर करो। और ये बिहार बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड में देखो तो यही हेडिंग आता रहता है, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा जबकि पूरा का पूरा हमारे साथ तैयारी करोगे तो। ओके, चलो इधर देखो। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? ग्रीनलैंड या फाकलैंड। 4 किलोमीटर ना एगो तब लोग पाया जाता है। मतलब हाँ, इतना कम जनसंख्या है, इतना कम कि 4 किलोमीटर धांगोगे ना तब एगो मर्दाना का दर्शन होगा। और 1 किलोमीटर धांगोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मतलब 0.25। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको, 25,900। हालांकि पिछला साल 24,000 23,000 था, ये हमेशा घट बढ़ता रहता है। आप देखोगे ना, विश्व के दूसरा सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश कौन है? सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, 1 नंबर पर, नीचे से एक गांव के बराबर है। उससे थोड़ा बड़ा जाएगा तो मोनाको पड़ता है। मोनाको कहाँ है? यूरोप में है। और ग्रीनलैंड यूरोप में है। फाकलैंड दक्षिण अमेरिका में है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना? 17। वहीं केंद्र शासित प्रदेश है तो हुआ दोनों विश्व लेवल में, है हुआ भारत के राज्य लेवल में, है हुआ भारत के केंद्र शासित प्रदेश के लेवल में। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखो अगर पूछे जाए भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, राज्य, तो बिहार में सबसे ज्यादा है। 1 किलोमीटर में 1106 लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है और 46 है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दिल्ली बताओगे। ठीक है, ये आपका जनसंख्या घनत्व हुआ। अब हम बात करते हैं लड़कियों की। हम कहेंगे लिंग अनुपात। क्या लड़की है, क्या लड़का है? देखो इस लड़की से लड़का से फिगर देखने से मतलब ये होता है ना कि 1000 लड़कों पर जितना लड़कियां पाई जाती हैं ना, उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात की परिभाषा एकदम बेहद सिंपल रहा कि 1000 लड़कों पर क्या किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब एक क्षेत्र निर्धारित कर देना, कह देना किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितना महिलाएं पाई जाती है, जितना महिलाएं पाई जाती है उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। क्या समझा? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 1000 मर्दन पर जितना मेहरारू पावल जाला लोग, ओकरे के लिंग अनुपात कहल जाला। तो 1000 पुरुषों पर जितना महिलाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। देखो अब हम देखते हैं, तो किसी देश में देखो तो लिंग अनुपात ज्यादा है, मतलब 1000 पैमाना माना गया कि 1000, जैसे मान लो कि हमारे देश में मान लो एक मोटा मोटी हम बात करते हैं अपने गांव की, मोटामोटी बाजार की बात करें तो मान लो 2300 पुरुष है। 2300 नहीं, पुका कर देते हैं 2000, मान लो 2000 पुरुष है। इसके बाद हम बता दें 1800 महिला है। कितना है? 1800 महिला।
जनसंख्या टोटल हमारे गांव का जनसंख्या है लगभग 3800। कितना है? 3800, जिसमें से 2000 पुरुष है और 1800 महिला है। 1800 महिला है तो इसका लिंग अनुपात अगर हमने निकालना होगा ना तो हम क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे। 1000 पैमाना कितना है? 1000 पर, तो 1000 पुरुष पर, तो 1000 में से 1000 पुरुष पर अब इसे भी 2 से भाग दियो ना, तो इसमें भी 2 से भाग दे दो, आधा आधा न कर रहे हो तो 900 होगा। 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं आएगी? 900। तो इसका मतलब हमारे मुंडाटी गांव के लिंग अनुपात कितना है? 900 है। तो महिला के आधार पर, पुरुष के आधार पर महिला की संख्या के लेवल में लिंग अनुपात बताया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर जितना महिलाएं पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे में देखो, लिंग अनुपात निकालने का इस सूत्र है, परिभाषा लिख लेना, इस सूत्र लिख लेना। अच्छा, सूत्र भी 2 कैटेगरी का होता है, एगो भारत के लेवल में, एगो विश्व के लेवल में। तो भारत में लिंग अनुपात निकालने का, प्रतिपादन करने का सूत्र है लिंग अनुपात बराबर महिला की संख्या बटा पुरुष की संख्या गुणे 1000, इससे निकाला जाता है। और अन्य देशों में लिंग अनुपात निकालने का जो सूत्र होता है वो पुरुष की संख्या बटा महिला की संख्या गुणे 1000 होता है। ये दोनों फॉर्मूला लिख देना बिहार बोर्ड में या फिर कौन भी बोर्ड में। अब देखो, हम बात करते हैं किस देश में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है और किस देश में लिंग अनुपात सबसे कम है। जैसे देखो, विश्व में एक बात करो, सबसे पहले विश्व में बात करेंगे, तो भारत में बात करेंगे, तो भारत के और बिहार के लिंग अनुपात की बात करेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला देश लाटविया है। तो लाटविया में जो निकाला जाता है ना, तो 100 को, मतलब 100 को पुरुष पर निकाला जाता है। हमारे देश में 1000 महिला 1000 पर निकाला जाता है। तो पैमाना अलग अलग निर्धारित हो जाता है, कोई 1000 पर निकालता है, कोई 100 पर निकालता है, कोई बात नहीं। 100 पर होगा तो हम 100 पर महिला देखेंगे, 1000 पर होगा तो 1000 पर देख लेंगे। तो विश्व में देखो तो कुछ देश ऐसे होते हैं, विश्व में 100 के पैमाना मानकर बताया गया है। तो अब देखो, 100 महिला पर 85 पुरुष होते हैं, क्योंकि विश्व में 1000 महिलाओं पर पुरुष देखा जाता है। यहाँ देखो, महिला ज्यादा है, पुरुष कम है। 100 महिला है और 85 गो पुरुष हैं। इसका मतलब है कि अगर एक एक महिला 85 गो पुरुष से शादी कर लेगी, एक एक महिला, तो अब इसमें 15 महिला उभर जा रही है ना। अरे 100 गो महिला है, 85 गो पुरुष है, तो एक एक करके शादी करेगी तो 85 मिल गया, तो इसमें 15 गो महिला उभर गई, तो 15 गो महिला सिंगल बच जाती है। इसका मतलब यहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है। महिला की संख्या ज्यादा होने का मतलब होता है लिंग अनुपात ज्यादा है। महिला की संख्या कम होने के कारण माना जाता है लिंग अनुपात कम है। तो पूछा जाएगा विश्व के किस देश में लिंग अनुपात ज्यादा है। लिंग अनुपात ज्यादा होने का मतलब लड़के की संख्या ज्यादा है। तो बताओगे लाटविया। लाटविया कहाँ है? यूरोप महादेश के एगो देश है। विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात है। कम लिंग अनुपात का मतलब होता है लड़की की संख्या कम है। कतर एगो देश है जिसकी राजधानी दोहा है, जो सऊदी अरब के आसपास पड़ोसी देश है। प्रति 100 महिला पर 311 गो पुरुष। देखो, यहाँ पुरुष ज्यादा है, महिला कम है। अब एक एक महिला 311 में से एक एक पुरुषों से शादी कर लेगी तो 211 गो पुरुष लोग बंठे हो जाएगा। सब बंठे का मतलब एकदम सिंगल बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ बहुत घटिया लिंग अनुपात है। इसे कहेंगे विपरीत लिंग अनुपात। क्या कहेंगे? विपरीत लिंग अनुपात। यदि पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिला की संख्या कम है, तो उस लिंग अनुपात को विपरीत लिंग अनुपात कहते हैं। जिस स्थान पर महिला की संख्या ज्यादा हो, पुरुष की संख्या कम हो, उसे अनुकूल लिंग अनुपात कहते हैं। तो अनुकूल लिंग अनुपात इसको कहोगे और प्रतिकूल लिंग अनुपात इसको कहोगे, ठीक ना। तो ये दोनों बात याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है, कम लिंग अनुपात कहाँ है, तो याद रखना। अनुकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं और प्रतिकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, ये भी याद रखना। अगर देखो, भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य पूछा जाए, राज्य, और भारत में आ जाओ तो भारत में केरल ऐसा राज्य है ना। अब भारत है तो हम 1000 पैमाना पर मापते हैं। तो भारत में 1000 पुरुषों पर 1084 महिला पाई जाती है। मतलब यहाँ 84 गो महिला अधिक है, तो उस महिला को दूसरे राज्य में खपत की करना पड़ता, शादी ब्याह कराकर। इस बात को याद रखना। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात ज्यादा है, तो बताओगे केरल में। और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में। 1000 पुरुषों पर 879 महिला है। अब देखो, यहाँ पुरुष ज्यादा है, 3 पुरुषों को शादी ब्याह होता नहीं है, दूसरे राज्य से खरीदना पड़ता है। देखिए ये हाल है भारत में, तो क्या करोगे, दिक्कत तो है। अगला है कि भारत का लिंग अनुपात, पूरा भारत का अगर बोला जाए, ये तो अलग अलग राज्य के बताए हैं, और पूरा भारत के बोला जाए तो 945 महिला है, और पूरा केवल बिहार के बोला जाए तो 918 महिला है। तो दोनों बात याद रखना। भारत के लिंग अनुपात 945, बिहार के लिंग अनुपात 918, ठीक है। तो लिंग अनुपात वाला याद रखना है, किनारे वाला, ठीक है। आगे देखो,
अब हम बात करते हैं जनगणना की बात। तो जनगणना क्या होता है? जनगणना किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या गिनना या काउंट करना जनगणना कहलाता है। तो जनगणना में क्या होता है ना कि इस विशेष क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या को गिना जाता है, तो वो जनगणना होता है। जनगणना हमारे भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय काल में, इस बात को याद रखना। और ये हुआ था केवल पश्चिम बंगाल में, मतलब बंगाल वाला एरिया में हुआ था 1872 में। लेकिन आगे चलकर 1881 ईस्वी में सुव्यवस्थित तरीकों से प्रत्येक 10 साल पर एगो पैमाना माप दिया गया कि प्रत्येक 10 साल के बाद अब जनगणना होगा। तो उस समय था रिपन गवर्नर जनरल हुआ करता था, और ये पूरा भारत में हो गया, पूरा भारत में। तो सुव्यवस्थित तरीकों से जनगणना तो 1881, सबसे पहली बार जनगणना 1872, दोनों में याद रखना। अगर सुव्यवस्थित कहे या संपूर्ण देश में कहे तो 1881, केवल बंगाल में कहे या केवल पहली बार कह दे तो 1872। ठीक है, आगे देखो। किसी निश्चित अवधि में किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का गणना करना जनगणना कहलाता है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। अब देखो, यहाँ से बाद में पढ़ना, पहले एक लाइन और इसमें लिख देना कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था, लिख देना एगो ब्लू पॉइंट जुड़कर। तब यहाँ एक लाइन और लिख देना इसमें, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सुव्यवस्थित तरीकों से संपूर्ण भारत में जनगणना कराया था। इस समय निश्चित किया गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगा। तो ये लिख लेना लेनिया। अब यहाँ देखो, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया, इसमें 465 करोड़ देश निवास करते हैं, मतलब 465 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। पूरा विश्व में 7 गो महादेश है, तो 7 गो महादेश में से हम आपको बता दें, एशिया महादेश ऐसा है जहाँ 60% जनसंख्या निवास करती है। बाकी 6 गो महादेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें जनसंख्या याद रखना। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश उत्तरी अमेरिका। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश दक्षिणी अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी 1000। देखो, वेटिकन सिटी बहुत कम, बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या महज 1000 है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड। विश्व में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में कम जनसंख्या वाला घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सबसे कम पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रखना। आगे देखो, और तो 5 नंबर में आएगा, बाद में पढ़ाई होगा। 5 नंबर बाद में है। देखो, यहाँ से देखो, ये जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन होना, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। परिवर्तन होना है, या फिर जनसंख्या वृद्धि देखोगे ना तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जब जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो धनात्मक, और जनसंख्या घटेगा तो ऋणात्मक। जनसंख्या कब बढ़ता है? जब जन्म दर ज्यादा होता है। जनसंख्या कब घटता है? जब मृत्यु दर ज्यादा होता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते हैं बताओगे? 3 गो होते हैं। कौन कौन? जन्म दर, पहले का जन्म ले बड़ा सा, तो जन्म दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या कैसे परिवर्तन हो जाता है? तो अब हिंसा के कौन क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पैदा हो रहा है। तो जब लड़का या कौन बच्चा बहुत ज्यादा पैदा ले रहा है, इसका मतलब उस क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर मर जाए तो भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ घटेगा और यहाँ बढ़ेगा, तो घटना बढ़ना परिवर्तन है ना जी। यहाँ देखो, प्रवासी भी एक जनसंख्या परिवर्तन के घटक हो सकता है। प्रवास ये कैसे? देखो, प्रवासी में क्या होता है ना कि किसी विशेष क्षेत्र में देखो तो बहुत ज्यादा रहने में आदमी को
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र में क्या होगा, लोग ये सोचेंगे इस क्षेत्र को हम छोड़कर दूसरे जगह हम चले जाते हैं। तो जिस क्षेत्र को छोड़ेंगे तो वहाँ तो जनसंख्या घटेगा, और जिस क्षेत्र में जाकर बसेंगे वहाँ पहले से लोग होंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो घटा और यहाँ बढ़ा, तो ये भी जनसंख्या परिवर्तन हुआ, कहीं घटा रहा है तो कहीं बढ़ा रहा है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं, 3 को। देखो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो गया, यहाँ 7वां देखो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। बारी बारी से हम देखते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म दर ज्यादा होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जन्म दर किसे कहते हैं, तो कहोगे जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में, इसका पैमाना है कि 1 वर्ष होनी चाहिए और 1000 व्यक्तियों पर 1000 महिला जो बच्चा देती है। किसी विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। अब मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे मारे जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र को कोड भाषा लगा देना, किसी विशेष क्षेत्र में किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी कारणवश एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास किसे कहते हैं, देखो ये प्रवासी है लोग। प्रवासी क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई, लोग जा रहे हैं ना, छोड़कर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जा रहे हैं। अब देखो जब ये जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारण होगा, कारण हो सकता है कि इनके एरिया में पैसा कौड़ी रोजगार नहीं मिलता होगा तो कमाने के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, पश्चिमी देश में जाते हैं या फिर दक्षिणी भारत में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं ना कमाने। तो कारण क्या है, वहाँ पैसा है, पैसा की वजह से अपने गांव द्वार को छोड़कर कहीं और जाते हैं पैसा कमाने, इसका मतलब वो भी प्रवास है। तो प्रवास की परिभाषा क्या हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में किसी कारणवश जब कोई व्यक्ति अपनी जगह को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रवास के कारण होते हैं बाबू। प्रवास 3 प्रकार के, प्रवास मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला अस्थायी प्रवासी, दूसरा होता अस्थायी प्रवासी, अस्थायी, एक होता है कौन होता है, प्रवास, मौसमी प्रवासी होता है, मौसमी प्रवासी। तो प्रवासी कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, आइए देखते हैं। अस्थायी प्रवासी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाकर हमेशा के लिए बस जाता है तो उसे अस्थायी कहते हैं। और जब कोई प्रवासी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कुछ दिन के लिए बसता है, फिर से वहां से कहीं और चला जाता है तो उसे हम अस्थायी कहेंगे। अस्थायी, चुक दे ही जा, चुक दे हो ही जा। एक होता मौसमी, जब कोई व्यक्ति किसी कारण, जब कोई व्यक्ति मौसम के अनुसार, जैसे ठंडा है तो फलानवा जगह है, गर्मी है तो चिलानवा जगह है, और बरसात हो तो ढकलानवा जगह, मतलब ऐसे ऐसे मौसम के अनुसार अपने जगह को परिवर्तन करेंगे। जब कोई व्यक्ति मौसम या जलवायु के अनुसार अपना जगह बदलता रहता हो उसे मौसमी प्रवासी कहते हैं। जैसे देखिए प्रवासी 3 प्रकार के, 2 प्रकार लिखा होगा, ये लिख देना। प्रवासी 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी प्रवासी और अस्थायी प्रवासी। हो गया। इसमें देखो जब कोई व्यक्ति मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर हमेशा के लिए बस जाता है उसे अस्थायी कहते हैं। जब कोई प्रवासी या व्यक्ति अपना मूल स्थान को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे स्थान फिर तीसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो उसे अस्थायी प्रवासी कहते हैं। अस्थायी प्रवासी को मौसमी प्रवासी भी कहा जाता है। तो देखो, और ऐसे बात करोगे ना एनसीईआरटी के हिसाब से तो कहीं कहीं 3 लिखा है, कहीं 2 लिखा है। जैसे इसमें देखो अस्थायी का मतलब क्या हुआ, जैसे मौसमी अभी बोले हैं, तो मौसमी में क्या होता है, मौसम के अनुसार अपना जगह बदलते रहते हैं, तो वो भी तो अस्थायी हैं, क्योंकि वो भी, उनका भी परमानेंट कहीं घर नहीं है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो अस्थायी को ही मौसमी प्रवासी के नाम से जाना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं और दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो 1 2 को मेन रूप से बता देना, ठीक है। ये परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछ करेगा तो कह देना 2 प्रकार के होता है। प्रवासी के 4 रूप कौन कौन होता है। देखो प्रवासी कैसे हो सकते, कौन कौन रूप है, रंग है। तो देखो प्रवासी ना मेन रूप से 4 होते हैं। कुछ लोग नगर को छोड़ेंगे, नगर में जाकर बसेंगे, मतलब दिल्ली को छोड़ेंगे तो मुंबई में जाकर बसेंगे, शहर से शहर जाते हैं।
कुछ लोग गांव से नगर जाते हैं, गांव को छोड़ेंगे नगर में जाते हैं, और कुछ लोग गांव को छोड़ेंगे तो गांव में जाकर बसते हैं, उनको हमेशा गांव में रहना पसंद आता है। कुछ लोग नगर को छोड़ते हैं तो गांव में बसते हैं। इस प्रकार प्रवासी 4 प्रकार के हो सकता है। कहाँ कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ जाकर बसेंगे। कोई गांव को छोड़ेगा तो दूसरे गांव में मजा उठाने जाएगा, कोई शहर को छोड़ेगा तो कोई दूसरा एडवांस लेवल के शहर में जाएगा, कोई लंदन को छोड़ेगा तो कोई अमेरिका के वाशिंगटन DC में जाएगा। तो शहर से शहर भी जा सकता है, गांव से गांव भी जा सकता है। और मौसमी प्रवासी किसे कहते हैं, ये तीसरा हो गया। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान को छोड़कर मौसम के अनुसार दूसरे तीसरे पर जाकर बस जाता है तो उसे मौसमी प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो मौसमी प्रवासी अब अगर देखो परीक्षा में मौसमी प्रवासी पूछता है किसे कहते हैं, और अस्थायी पूछता है किसे कहते हैं, तो परिभाषा तो याद है। तो हम तीनों प्रवासी बोल दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, तीनों प्रवासी को समझा भी दिए हैं, अस्थायी और अस्थायी और मौसमी। अगर कंफ्यूजन है मौसमी लिखें कि अस्थायी से ही काम चला दे, दोनों लिख देना, कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किताब में ऐसा ही लिखा है, जैसे किताब में लिखा ना वैसे बता रहे हैं, ठीक ना, तो वैसे पूरा याद कर लेना, तीनों लिख देना, तीनों लिखोगे। प्रकार पूछे कितना प्रकार के होते हैं तो क्या करेगा यार, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं 2 देता है कहीं 3 देता है। एक बार सर्च कर लेना गूगल पर, उसमें कितना दे रहा है। ठीक है, और 2 को देता है तो अस्थाई और अस्थाई, और अस्थाई को मौसमी बोल रहा है, और 3 को देता है तो अस्थाई को मौसमी कह सकते हैं, लेकिन वो मौसम के अनुसार होता है। लेकिन कुछ समय ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल के बाद कहीं जगह को छोड़ते हैं तो वो मौसमी नहीं होता है। चलो यहाँ देखो, अभी क्या बोले हम, प्रवास होने के कारण। तो प्रवास होने के कारण क्या होता है, ऐसी कौन सी कमियां है, ऐसी कौन सी कारण है जिसकी वजह से लोग प्रवासी बनते हैं और एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण होगा, देख रहे हो बिहार के लोगों को बहुत तकलीफ होता है इस सब कारण देखकर। देखो पहला कारण है अनुकूल वातावरण न होना। जब कोई व्यक्ति इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है ना, तो कुछ कारण है तभी अपनी जगह को छोड़ते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी जन्मभूमि पर रहना ना पसंद करता हो। जन्मभूमि पर रहना पसंद करता है, लेकिन कुछ कारण है जो उसे छोड़ने पर मजबूर करता है। पैसा, आर्थिक स्थिति भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग छोड़कर भागते हैं। दूसरा अनुकूल वातावरण हो सकता है। अनुकूल वातावरण का मतलब है कि यहाँ देखो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, वहाँ लोगों को रहना एक प्रकार के बहुत विषम परिस्थितियों में ढाल देता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। वातावरण भी हो सकता है, या फिर महामारी भी देखोगे तो हो सकता है महामारी, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, महामारी ज़्यादा आ रहा है, बीमारी लोग वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं बीमार, तो उस जगह को छोड़कर लोग भाग जाते हैं। इसके अलावा देखो तो जल के अभाव भी हो सकता है उस क्षेत्र में कहीं जल पीने के लिए न मिलता हो, इसलिए भी वो लोग छोड़कर भाग रहे होंगे। या फिर हो सकता है शिक्षा वहाँ नहीं होगा, शिक्षा न होने के कारण भी लोग छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लोग प्रवासी होते हैं। ओके, आगे देखो, अनुकूल वातावरण न होना, जल के अभाव होना, रोजगार न मिलना, रोजगार भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग छोड़कर भाग जाते हैं, ये भी एगो कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव, मतलब उस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलता होगा बढ़िया से, तब लोग छोड़कर भाग जा रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महामारी आ जाना, ये वो कारण है। अब देखो प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष के में क्या अंतर है, ये देखोगे ना तो 5 नंबर में एक बार पूछा हुआ, बाकी सब जगह 2 नंबर ये क्वेश्चन पूछता है। देखो ध्यान से, प्रतिकर्ष क्या होता है, अपकर्ष क्या होता है। प्रतिकर्ष का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश जिस जगह को छोड़ता है उस जगह को हम प्रतिकर्ष कहते हैं। तो प्रवास के ही प्रकार है कहना, ऐसा प्रवासी जो किसी स्थान को छोड़ता है उस जगह को प्रतिकर्ष कहते हैं। और अपकर्ष क्या कहते हैं, ऐसा प्रवासी जो किसी विशेष स्थान पर जाकर बसता है तो उस स्थान को हम अपकर्ष कहते हैं। तो जहां बसेगा उसे अपकर्ष, और जिस जगह को छोड़ेगा उसे प्रतिकर्ष कहते हैं। तो ये सभी कारक जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता हो उसे हम प्रतिकर्ष कहते हैं। तो छोड़ने वाली जगह को कहते हैं, याद रखना। अब ये सभी कारक जो व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करता हो उसे हम अपकर्ष कहते हैं। तो जहां गंतव्य स्थान पर जाकर बस रहे हो ना तो उसे अपकर्ष कहते हो। इसमें बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल दशाएं होती है जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं। इसमें देखो तो रोजगार मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का
ठीक होता है, अनुकूल दशा होता है, जिसकी वजह से यहाँ लोग बसते हैं। और भी कारण बता सकते हो, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, मतलब यहाँ रहने में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यहाँ रहने में लोगों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है, यहाँ विभिन्न प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें देखोगे शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं मौजूद नहीं रहती है, इसमें शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं मौजूद होती है, तब ना लोग जाकर यहाँ बस रहे हैं। इस सब कारण लिखोगे तो 5 नंबर में हो जाएगा। और तो 5 नंबर पूछता है। इसके बाद हम बता दें आपको, हाँ ये देखो, आगे बढ़ो। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो देखो, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय यदि पूछा जाए आपसे 2 नंबर में, तो कहोगे जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? देखो, जनसंख्या हम मानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा भारत देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ है, लेकिन फिर भी इस जनसंख्या पर कंट्रोल करने का जो पूर्ण रूप से नियंत्रण है ना, 2 कौशल के हैं, मतलब पुरुष और महिला और पुरुष का है। जिन 2 महिला पुरुष जो शादी कर लिए हैं, तो उनको पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि हम लोगों को कितना संतान करना है। तो ये 2 संतानों के बीच के पर्याप्त जब दूरी रखा जाता है ना, तो उसको परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन की परिभाषा देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म को रोकना, बच्चों के जन्म को रोकना और 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना परिवार नियोजन कहलाता है। हालांकि इसका उद्देश्य हुआ, तब लिखना परिवार नियोजन की सुविधाएं एक और जनसंख्या को रोकती है, तो दूसरी ओर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो, हमारे बिहार की हालत ये है, जब एगो मान लो कि आज बच्चा पैदा हो गया, तो अगले 10 महीना, हालांकि कुछ समय बढ़ा देनी चाहिए, तो अभी दूध पी रहा है, तो अभी उसे दूध कट्टू बना दिया जाता है। इतना ज़्यादा तकलीफों का सामना महिला को उठाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। दोनों कपल को क्या करनी चाहिए? योजना बना लेनी चाहिए कि आज इस समय जो बच्चा हुआ है, तो अगले 5 साल तक हम लोग बच्चा उत्पन्न नहीं करेंगे, ताकि बच्चा का भी एकदम स्वास्थ्य ठीक रहे और महिला जो जन्म दे रही है उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो 2 बच्चा जब होने वाला, एक आज आएगो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल 3 साल बाद, इसके बीच का पर्याप्त अंतर रखना होगा। अभी नहीं कि इस साल हुआ है अगला साल और ही मार दो, तो ये बच्चा के जन्म के अंतर आप नहीं रख रहे हो, इसका मतलब परिवार नियोजन नहीं रख रहे हो। और 10 साल में तब 10 को कर लोगे, तो ये तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगा, बल्कि जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रमुख उपाय क्या है? परिवार नियोजन। तो पूछेगा आपसे, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो कहा देना, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म को रोकना और बच्चों के जन्म को रोकना और 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना होता है। ये सुविधाएं महिलाओं को शारीरिक मजबूती प्रदान करता है, और दूसरा बात की सुविधाएं जनसंख्या को नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये इतना लिख देना, हो जाएगा 2 नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं पीडीएफ मिलता कहाँ है, कहाँ मिलेगा। सुनो, पीडीएफ पाने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करोगे ना, या फिर व्हाट्सएप क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम यदि ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, और उसमें ये भेज देते हैं, कौन भेज देते हैं? ये पीडीएफ को भेज देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ जोड़ना होगा? देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक दिया होगा जिस पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइंट व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे लिखा होगा, तो उसमें जाकर उस पर क्लिक करना और उस ग्रुप में जुड़ जाना, तो उसमें पीडीएफ है, ठीक है। और मान लो ऐसे आपको नहीं मिल पाता है तो 82 10 95 30 05 इस नंबर पर आप हाई व्हाट्सएप लिखकर और कह दीजिए क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर 2 का नोट्स चाहिए, तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये केवल सब्जेक्टिव का लघु हुआ, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का दीर्घ प्रश्न, ठीक है। ओके।